नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आज ब्लैक बॉक्स में बात होगी उस दुष्कर्म पीड़िता की पीड़ा के बारे में जिसका अमानवीय जख्म उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। उस पीड़िता के अंधेरे में छिपी वो चीखें जो नम आंखों से वह बयां करते करते उसने अपना दम तोड़ दिया। हमारे समाज में दुष्कर्म एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण भी दिल को चीर देता है। यह केवल एक कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि एक समाज की आत्मा पर गहरी चोट है। जब एक निर्दोष महिला दुष्कर्म का शिकार होती है तो उसकी पीड़ा केवल उसकी पीड़ा नहीं होती, बल्कि यह पूरे समाज की पीड़ा होती है। जी हाँ, आज हम ब्लैक बॉक्स में समाज के उस काले सच के बारे में बात करेंगे जिससे हर रोज पता नहीं कितनी महिलाएं गुजरती हैं। कभी किसी के साथ कुछ होता है तो वह पता लग जाता है, तो कभी किसी की प्रताड़ना इस शोर शराबे भरी जिंदगी में कहीं खो जाती है। देश जब सो रहा था, कोलकाता की 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो हैवानियत दिखाई गई जिससे लड़ते लड़ते उसने अपना दम तोड़ दिया। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डियां भी टूट गई थी। लिहाजा यह सब दृश्य देखने के बाद अधिकारियों ने इसे आत्महत्या बताया। सवाल यह था कि आत्महत्या वही करता है जो जिंदगी से हार गया हो। जो हारा हो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह खुद के प्राइवेट पार्ट्स, आंख और मुंह की इतनी दुर्दशा कर सके कि वहां खून की नदियां बहने लगें। वकील और महिला अधिकारी के मुताबिक पीड़िता के माता पिता को शुरू में अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पीड़िता के पिता कहते कहते थक गए कि उनकी बेटी उसका पूरा दिन बस एक ही काम में गुजरता था, वह भी अपने किताबों के अलावा कुछ नहीं सोचती थी। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि एमडी से मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मुश्किल से उसे पढ़ाया था, वो भी हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी और यहां तक पहुंची थी। एक रात में हम सबका सपना चकनाचूर हो गया। सीबीआई ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वह पीड़िता के पिता के अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सुबह 3 बजे से 10 बजे तक उसके साथ यह घटना हुई, तब तक किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने यह सवाल पूछा कि जब वह ऑन ड्यूटी पर डॉक्टर थी, उन्होंने पूरे अस्पताल मैनेजमेंट को शक के दायरे में खड़ा कर दिया। सोचिए, जब एक युवती अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ हर कदम पर एक आसमान का भी हिस्सा होता है। उसे आत्मसंरक्षण की जरूरत होती है, उसे अपने अधिकारों की सुरक्षा की आशा होती है। लेकिन जब समाज की कुछ मनचले उसकी सुरक्षा को तार तार कर देते हैं तो यह केवल उसकी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की हार होती है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के बारे में आपको बताएं तो 33 साल के संजय रॉय ने 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। सिविक वॉलंटियर के तौर पर हर महीने उसे 12,000 रुपए मिलते थे। आरोपी कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था। उसने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस लिखा रखा था। वह कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैराक में रहता था। कुछ समय से वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा था। घटना वाले दिन भी वह पुलिस चौकी से ही गिरफ्तार हुआ। यह एक आरोपी की बात हो रही है, लेकिन वही पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी। कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। चीख दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड ग्रंथि टूट गई। डॉक्टर के सिर को दबा के सटा दिया गया था जिससे वह चिल्ला ना सके। पेट, ओठ और उंगलियां और बाएं पैर की उंगलियां भी तोड़ी गईं।
उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया, शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। पीड़िता की वजाइना में 151 mg सीमन मिला, जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। आजकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की पूर्व छात्रा डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया गया हो। जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया, वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता। पुलिस 5 दिन बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। पुलिस ने बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता करने की कोशिश नहीं की। इन्हीं वजह से कोलकाता पुलिस पर सवाल और ज्यादा गहराए गए हैं। लेकिन लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 150 ग्राम सीमन मिलने का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया की गलत खबरें चलाई गई हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है और इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। मोया ने कहा कि सीमन का वजन नहीं है, बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट का वजन 150 ग्राम था। सीएम ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, ममता बनर्जी ने यह कहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को अगर राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है तो वे किसी अन्य जांच एजेंसी से संपर्क कर सकती हैं। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन लगातार सवाल यह भी उठ रहा है कि सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी सबूतों से छेड़छाड़ कैसे हो रही है। इसका जवाब यह है कि पश्चिम बंगाल डॉक्टर फोरम ने सीबीआई को एक पत्र सौंपकर दावा किया है कि कोलकाता के एक अस्पताल में जिस स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला था, उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई पुताई कराकर सबूतों को छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। कोलकाता प्रशासन के प्रिंसिपल पर कार्रवाई भी नहीं हुई, जिस पर वह सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। 9 अगस्त की सुबह आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला। 3 दिन बीतने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरी घटना से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांग से एक इस्तीफा संदीप घोष को हटाना भी गया था। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफे देने से कुछ घंटों के बाद ही कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। पीछे सरकार ने तर्क दिया कि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमने इस मामले के सारे पहलू जानने की कोशिश की, लेकिन मामले की पड़ताल जहां से शुरू हुई है वो पहलू जानना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसता हुआ देखा गया था। तब उसके गले में वह ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे जब वह बिल्डिंग के बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। शक के आधार पर 9 अगस्त को गिरफ्तार उसे किया गया। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म मर्डर को अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैराक में जाकर सो गया था, जहां वह रहता था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े साफ किए। संजय से पूछताछ शुरू हुई। संजय ने पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बेफिक्री से कहा, चाहे तो मुझे फांसी दे दो। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता-पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। आखिर में पिता को अंदर जाने की इजाजत मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्हें बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों हाथों पर 90 डिग्री अलग अलग थे।
12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर का गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। 13 अगस्त को ही कोलकाता दुष्कर्म मर्डर मामले में फेडरेशन ऑफ इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने आरजीकर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की थी। बातचीत के बाद डॉक्टर की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। 16 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यह रेप नहीं, गैंग रेप है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमेन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती है। 14 अगस्त की रात घटना के 5 दिन बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। उन्होंने केजीआर हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की। 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा किया। दुष्कर्म में पीड़िता की कहानी सुनना एक सच्चाई का सामना करना है जो दिल को चीर देती है। हर दुष्कर्म की घटना एक निर्दोष आत्मा की हत्या होती है। एक महिला की आत्मा, उसकी गरिमा, उसकी आत्म संवेदनाएं, उस पर सब खत्म हो जाती हैं। दुष्कर्म केवल शारीरिक हिंसा का मामला नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक आघात भी है जो जीवन भर उसकी यादों का हिस्सा बन जाता है। समाज में जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो कई बार हमें लगता है कि यह सब दूर की दुनिया की कहानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह घटना हमारे आसपास, हमारे समाज में होती है। पीड़िता के परिवार पर जो दुख और कष्ट आता है उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। एक मां की पीड़ा जो अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में असफल रही, वह आंसू एक सैलाब होता है। एक पिता की व्यथा जो अपनी बेटी को समाज में सुरक्षा की गारंटी देने में असफल रहा, नाकामयाब रहा, वह दिल को चीर देने वाली कहानी होती है। जब दुष्कर्म की घटना होती है तो पीड़िता के साथ समाज की संवेदनशीलता भी नष्ट हो जाती है। परिवार और समाज की प्रतिक्रिया अक्सर दोषारोपण और तिरस्कार में बदल जाती है। पीड़िता को संस्कारहीन और अवसरवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है जो उसके दर्द को और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा दुष्कर्म के बाद समाज का तिरस्कार और न्याय की व्यवस्था में लापरवाही पीड़िता और उससे भी अधिक अकेला और असहाय महसूस कराती है। पूरे मामले को सुलझाने के बाद सीबीआई के सामने क्या क्या चुनौती हैं, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, घटना में शामिल लोग कितने हैं और कौन थे। घटना की रात अस्पताल में 5 लोगों की ड्यूटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में से 1 से ज्यादा लोगों में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती यह पता करना होगा कि घटना में कितने लोग और कौन शामिल था। अगर दूसरी चुनौती की बात करें तो दूसरी चुनौती यह है कि सबूत जुटाना। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि घटनास्थल को सील नहीं किया गया, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहां सीसीटीवी भी नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। तीसरी चुनौती है स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन। सीबीआई तब इस मामले में अच्छे से जांच नहीं कर सकती है जब तक उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट ना मिले। ममता सरकार ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपा है। ऐसे में स्थानीय पुलिस से सपोर्ट मिलने के बाद ही सीबीआई पूछताछ और जांच न्यूट्रल तरीके से कर सकेगी। यह मामला बेहद संजीदा है।
तो हर बार दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद यही सवाल उठता है कि क्या हमारे समाज का यही तंत्र है? क्या हम केवल दुष्कर्म की घटनाओं पर आंसू बहाकर और कुछ समय के लिए गुस्सा व्यक्त करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं? क्या हमें केवल न्याय की उम्मीद करनी चाहिए या समाज की सोच और मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत है? इस कड़वी सच्चाई का सामना करते हुए हमें यह समझना होगा कि दुष्कर्म सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि यह समाज के मूल्य और संवेदनाओं का परीक्षण भी है। जब तक हम अपनी सोच और अपनी संवेदनाओं में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक ऐसे अपराधों की समाप्ति होना असंभव है। हर दुष्कर्म पीड़िता की कहानी एक चेतावनी है। हमें एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज को दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें केवल कानूनी दंड पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें पीड़िता की मानसिकता और भावनात्मकता स्थिति को समझने की आवश्यकता है। हमें समाज में उन मूलभूत बदलाव की दिशा में काम करना चाहिए जो दुष्कर्म जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक सकें। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम दुष्कर्म पीड़िता के प्रति केवल सहानुभूति ना दिखाएं, बल्कि उस बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाएं जो समाज को सुरक्षित और सम्मानजनक बना सके। हमें इस बात को समझना होगा कि हर जीवन की गरिमा और सुरक्षा को अधिकार है स्वतंत्रता से जीने का, और यह हमारा कर्तव्य है कि हमें इसे सुनिश्चित करें। दुष्कर्म पीड़िता की दर्दनाक कहानी हमें यह सीख सिखाती है कि हम केवल कानूनी दंड से काम नहीं चलाएंगे। हमें समाज की सोच और मानसिकता में बदलाव लाना होगा ताकि कोई भी पीड़िता इस दर्दनाक स्थिति का सामना ना करे। केवल हम एक सच्चे और संवेदनशील समाज की ओर तभी आगे बढ़ सकते हैं। यह समय है जब अपनी संवेदनाओं को जागरूक करें और समाज में एक ठोस बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। तभी हम एक ऐसे समाज को बना पाएंगे जहां हर जीवन को सम्मान, सुरक्षा मिले और दुष्कर्म जैसी घटनाएं केवल अतीत बनकर रह जाएं। फिलहाल ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।